न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कर्नाटक की राजनीति में कुछ बड़ा सीएम विपक्ष और हिमाचल पुलिस में टकराव, बड़े खुलासे और सस्पेंशन की सिफारिश से मचा हड़कंप। अमित शाह ने स्वास्थ्य निवास के आधार किया। तो खबरें विस्तार से। कर्नाटक की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, सीएम विपक्ष आमने सामने। कर्नाटक की राजनीति में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। 2 महीने पहले विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित किए गए 18 भाजपा विधायकों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री, स्पीकर और विपक्ष के नेता की मौजूदगी में एक अहम बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें निलंबन रद्द करने पर गंभीर मंथन हुआ है। इस बैठक को लेकर सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें शामिल सभी नेताओं ने सदन को शांतिपूर्वक चलाने की जरूरत पर सहमति जताई और समाधान की उम्मीदें फिर से जग गई। बैठक के बाद विपक्ष की ओर से यह संकेत दिया गया है कि निलंबित विधायकों की वापसी की राह अब खुल सकती है। विपक्ष के नेता ने बैठक में मुख्यमंत्री और स्पीकर से निवेदन किया है कि सदन की कार्यवाही सकारात्मक माहौल में चल सके, इसके लिए निलंबन हटाना जरूरी है। बैठक में मौजूद अन्य नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया और सहमति जताई कि सदन को सौहार्दपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से साफ किया गया है कि उनके लिए मुद्दा सिर्फ निलंबन का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और संवाद को बनाए रखने का है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार की ओर से पहल की जाती है तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है। सीएम, डिप्टी सीएम एंड लॉ मिनिस्टर regarding 18 our BJP MLAs suspended, already 2 months gone. I also requested Speaker and CM also. It is a parliamentary committee, means Adhiveshna in the assembly. We have to run positively. So next assembly is going on. Next assembly is fixing July, I think. So smoothful. Now you cancellation the suspension order. Yeah, all the members present in the meeting, they are positively reacted. 100% positively reacted. CM also reacted, Speaker also reacted, and Law Minister also reacted positively. So I have no doubt at all. Positively, it will be withdrawn. बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल पुलिस में टकराव, बड़े खुलासे और सस्पेंशन की सिफारिश से मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में इन दिनों जबरदस्त टकराव सामने आया है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने डीजीपी कार्यालय के निजी स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच में हस्तक्षेप और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया है, जब एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से जुड़े मामलों को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की। मामले ने तुल पकड़ा और डीजीपी ने एसपी को निलंबित करने की सिफारिश कर दी। यह पूरा विवाद अब सरकार और प्रशासन के बीच बड़ी हलचल का कारण बना। इस पूरे विवाद की जड़ एक पुराने केस की जांच से जुड़ी है, जिसमें डीजीपी के स्टाफ का नाम सामने आया था। एसपी का दावा है कि जब उन्होंने मामले में पूछताछ करनी चाहिए तो जांच में बाधा डाली गई और इसे सीआईडी को सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच किसी खास अधिकारी से करवाने का दबाव था। वहीं एक अन्य शिकायत में भी वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसे सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय के समक्ष रखा गया। एसपी का कहना है कि वह दिवंगत विमल नेगी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उससे ऊपर कोई नहीं है। The position of person is not important. The position of law और जो रूल ऑफ लॉ स्टेट है, उसमें हमारा काम जो है, दायित्व है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना, और उसी दिशा में हम सब जो है ये कार्य कर रहे हैं। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसी दिशा में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक मामला जो है पुलिस स्टेशन जो हमारा छोटा शिमला है उसमें सीआईडी के द्वारा पंजीकृत कराया गया, और उस मामले में जो है जो पुलिस महानिदेशक है उनके निजी स्टाफ का जो है वो जिक्र आया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन जब उनके निजी स्टाफ को हमने पूछताछ करने की कोशिश की, उनके पीए को पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचाई, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी ऑफिस पोजीशन का अब्यूज किया और उस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही आश्चर्यजनक ये
अपने चॉइस ऑफ ऑफिसर से वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते थे। इसी तरह से एक रिसेंटली हमारे पास एक शिकायत आई जिसमें कि ये उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पहले भी अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनसे जो है एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की और जूनियर ऑफिसर जो एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है उसको जो है कोर्स किया, उसके ऊपर दबाव डाला और उन ऑफिसर ने जो राम सिंह नामक एक ऑफिसर हैं उन्होंने जो है उसके बारे में डीडी एंट्री की है सीआईडी में, उसकी कॉपी भी साथ में संलग्न जो शिकायतकर्ता उन्होंने की है। ये सारी की सारी चीजें हमने सरकार के ध्यान में लाई और ये सारी की सारी जो है हमने एडवोकेट जनरल ऑफिस के ध्यान में भी लाई कि इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। और मैं एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो अभी तथ्य आपके साथ प्रकट करता हूं कि रिसेंटली देयर इज अ रामकिशन मिशन और ब्रह्मो समाज मंदिर के बीच में जो है एक लिटिगेशन चल रही है, मंदिर में ट्रस्ट को लेकर के, विवाद को लेकर के वहां पर एक वायलेंस हुई थी। उस वायलेंस के बाद पुलिस ने जो है वो केस पंजीकृत किया और जो एक्यूज पार्टी वो हाईकोर्ट में जाती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में वो प्रेयर करते हैं कि ये केस सीबीआई को दिया जाना चाहिए और हमारे जो पुलिस महानिदेशक है वो चिट्ठी लिखते हैं एसीएस होम को कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि ये केस सीबीआई को चला जाए। उस मामले में उन्होंने कभी भी हमारी फाइल नहीं मंगवाई, कभी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का निरीक्षण नहीं किया, कभी भी फाइल का रिव्यू नहीं किया। तो वो फिर कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये केस सीबीआई को चला जाना चाहिए। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है जब ऑनरेबल हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी तो वो जो पत्र एसीएस होम को डीजीपी ने लिखा था वो पत्र जो एक्यूज पार्टी ने पेश किया, प्रस्तुत किया कोर्ट में और कहा कि देखिए डीजीपी तो पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे चुके हैं, ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो पत्र जो है वो एजी ऑफिस में नहीं है, पुलिस अधीक्षक के पास नहीं है, लेकिन एक्यूज पार्टी के पास है। तो इस तरह से उनके ऑफिस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो घोर प्रश्न जो है उत्पन्न होते हैं। और ऐसे समय में जो है जो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन है, डेफिनेटली मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो पोजीशन का जो है कोई महत्व नहीं है और हम सत्यनिष्ठा से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसकी जो उसकी इंटेग्रिटी है और इसमें जो चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस की उसके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की। पेन ड्राइव जो शिमला जिला की पुलिस की एसआईटी ने ढूंढा और हम ही को वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जो उन्होंने एसआईटी बनाई थी वो अपना कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाई। तो मुझे लाजमी है कि ये सारे के सारी चीजें तो प्रकट करनी है और सभी को ये बताना है कि इस इन्वेस्टिगेशन की जो निष्पक्षता है, जो इसकी इंटेग्रिटी है, इसकी ऑनेस्टी है, उसको संचालित जो जिला शिमला पुलिस कर रही है। और प्रश्न जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है वो डीजीपी जो है हमारे ऊपर खड़े कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम माननीय अदालत में फिर से लेकर के जाएंगे कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनेस्टी पे हुई है और लेट श्री विमल नेगी जी को न्याय दिलाने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड हैं, बिल्कुल तत्पर हैं। हम क्यों किसी अपराधी को छोड़ेंगे? जब हम अपने पुलिस प्रमुख के खिलाफ एफिडेविट जो है दायर कर सकते हैं कोर्ट में और सिटिंग डीजीपी के खिलाफ दायर कर सकते हैं तो उससे आप मेरी कमिटमेंट का जो है वो अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और क्राइम के अगेंस्ट जो है आई कीप हाई कन्विक्शन। तो इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। आपने लोग और इसमें ये भी आरोप लगाए हैं कि चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भी वो प्रीवियस केस में आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की, आपने ये शिमला ब्लास्ट वाला मामला भी रेफर किया। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको आपके माध्यम से इस तरह के तथ्य प्रकट कर रहा हूं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, जो बहुत पीड़ा देने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं कि लेट श्री विमल नेगी जी को कितनी पीड़ा उनके कार्यालय में हुई है, क्योंकि इस प्रकार के जो हाई ऑफिस पोजीशन में जो लोग बैठे हैं वो किस प्रकार से प्रेशर कारित करते हैं उसको तो हम स्वयं भी देखते हैं, स्वयं भी एक्सपीरियंस करते हैं। इसी दिशा में जो है मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, हमारे जिलाधीश जो है इस बात के जो है साक्षी हैं। मुझे बुलाया गया और कहा कि स्वामी तन्महिमानंद को नहीं बुलाना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जो कोई व्यक्ति बैठे हैं वो चाहते हैं कि आप इनको ना बुलाएं। और साथ में उन्होंने कहा कि इसमें जो है बड़े हाई स्टेक्स हैं, आप अपने आप को इस इन्वेस्टिगेशन से देख लीजिए। लेकिन मैंने कहा कि मेरी कमिटमेंट और कन्विक्शन जो है और सत्य न्याय प्रक्रिया के लिए सिर्फ कहने के लिए नहीं है, एग्जीक्यूट करने के लिए है। पिछले कितने वर्षों में चाहे नशा तस्करी हो, बड़े से बड़े तस्कर हों, बड़े से बड़े अपराधी हों और बड़े से बड़े करप्शन के केसेस हों, सब में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना करेज दिखाया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो इस मामले में भी मैंने जो है पूरा अपना करेज दिखाया और ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष जो है एक निष्पक्ष और ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट जो है एफिडेविट दायर किया है। इसी तरह से अगर आप देखें कि कितना आश्चर्य होता है कि सेंट्रल एजेंसीज को, एनएसजी को बुला करके हमारे पुलिस समय महानिदेशक उस समय के और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
जो हमारे पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं इस बात का जो है रंजिश रखते हैं अपने मन में कि मैंने पुलिस भर्ती के दौरान जब हजारों युवाओं के साथ जो है पक्षपात हो रहा था, अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाया जा रहा था, पात्र व्यक्तियों को अपात्र बनाया जा रहा था, जब मैंने इस प्रकार का डाइसेंटिंग नोट दिया था, वो डाइसेंटिंग नोट जो है मैंने क्यों दिया, इस बात को जो है वो बात किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और वो ग्रज आज तक चल रही है। लेकिन सच और जहां पे सत्य की लड़ाई है उस पे तो आई एम ड्यूटी बाउंड, मेरा एक कृत संकल्प है कि वह लड़ाई जो है हमेशा लड़ी जाएगी। अभी आप कह रहे हैं फिर से कोर्ट में जाएंगे, एक आपने कोर्ट में अलग से मामला भी दायर किया है। हम ये समझना चाहेंगे कि पूरे मामले में जैसा आपने कहा मैं रिजाइन भी कर सकता हूं, विल यू फाइट टिल द एंड टू प्रोवाइड जस्टिस टू विमल नेगी? देखिए, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए बड़ी सम्मान की बात होती है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस को इन्वेस्टिगेट करे और सत्यता को ऑनरेबल कोर्ट्स में लेके जाए। जो टेस्ट किसी भी इन्वेस्टिगेशन का होता है वो तो कोर्ट्स में होता है, ट्रायल के दौरान होता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है और ये पूरी कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि हमने लेट श्री विमल नेगी जी की फैमिली को जो एश्योरेंस दी है उसको निभाने के लिए हम बिल्कुल कृत संकल्प हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना कोई निजी स्वार्थ है। तभी तो मैंने कहा कि अपमान के साथ नहीं रहा जा सकता है। सत्य और न्याय के लिए पास्ट में भी, आने वाले समय में जब भी जो भी जिस प्रकार की लड़ाई रहती है वो हमेशा मैंने लड़ी है। चाहे नशा तस्करों, उनके खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी है। 25 सालों से जो सोसाइटी में जो व्यक्ति, जो माताएं, बहनें, परिवार उनकी चिंता करता है और नशे के खिलाफ जो है किसी भी एक्सटेंट तक लड़ाई को लड़ सकता है, वो व्यक्ति क्या उस परिवार की चिंता नहीं कर सकता है? मुझे क्या ये संवेदना नहीं है कि लेट श्री विमल नेगी जी के परिवार को कितना कष्ट हुआ होगा, उनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा? मैं दृढ़ संकल्प हूं कि मैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ अपना जो भूमिका है मेरी उसको मैं निभाना चाहता हूं और ऐसा कभी भी मैं अपने प्रोफेशनल करियर में कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से जो है अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ कंप्रोमाइज करूं। ऐसा क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के स्कोप से कोई ऐसा व्यक्ति बच पाए जिसने अगर दोष किया है तो उसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लेकर जाएंगे और ऑनरेबल कोर्ट में इस प्रोफेशनली जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे लीव पिटीशन के माध्यम से। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमित शाह ने स्वास्थ्य निवास की रखी आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में कैंसर रोगी और उनके तीमारदारों के लिए आवासीय सुविधा स्वास्थ्य निवास की आधारशिला रखी है। इस मौके पर शाह के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे भी। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना 2012 में की गई थी और इसका उद्घाटन 2023 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रविवार रात नागपुर पहुंचे। वह बाद में नांदेड़ और मुंबई का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हुआ है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। बीजारोपण कर वट वृक्ष बनने तक की चिंता की है। ऐसे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, भाई समीर मेघे जी, श्री जो तुबुल जी, सीईओ पernod Ricard इंडिया, श्री सुनील मनोहर जी, श्री अजय संचेती जी, श्री प्रसन्ना मोहिले जी, श्री शैलेश जोगलेकर जी, श्री आनंद पाठक जी, श्री आनंद जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक नए स्वस्ति निवास के भूमि पूजन के मौके पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। ये बात सही है
कि मुझे आना था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में, मगर उस वक्त मणिपुर में कुछ घटनाएं होने के कारण मैं आ नहीं पाया था। 2023 से 25 तक देवेंद्र जी को मैंने वादा किया था कि मैं इंस्टीट्यूट के अगले कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, तो देवेंद्र जी का फिर से निमंत्रण आते ही मैंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर यहां आने का किया। यहां आते वक्त नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए काफी सारी चीजें मुझे मालूम थी, मगर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं, कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं, और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है, और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। मित्रों, आज देवेंद्र जी और शैलेश जी दोनों यहां बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में बोलना मेरे लिए थोड़ा क्षोभजनक है, मगर मैं दोनों का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। दोनों के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैंसर बड़ा दुख लेकर आया, नुकसान भी किया, परंतु दुख और वेदना को समाज सेवा के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र जी आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने, परंतु जब विचार किया तब यह स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई, ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके, उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। और आज वो बोया हुआ बीज हमारे सामने एक वट वृक्ष बनकर यहां पर खड़ा है और हजारों लोगों के जीवन में से दुख दूर करने का काम कर रहा है। मित्रों, पश्चिम के देशों में अस्पताल का कंसेप्ट अलग है और हमारे समाज की रचना, हमारी कुटुंब व्यवस्था और हमारे परिजनों के प्रति लगाव, ये हमारी संस्कृति अलग है। पश्चिम के देशों में जब कोई बीमार होता है तो पेशेंट को अस्पताल के हवाले करते हैं, जब रिपेयर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो चला आता है। हमारे यहां परिवार में कोई बीमार होता है तो पूरे परिवार इसके साथ मन और लगाव के साथ जुड़ता है। देवेंद्र जी ने ठीक ही कहा, कई सारे अस्पतालों के अंदर आसपास में पड़े हुए लोगों को हम देखते हैं, क्योंकि उनका परिजन अस्पताल में इलाज कर रहा है, वो उससे दूर रहना नहीं चाहते। इसके साथ एक फीलिंग के साथ, एक प्रकार के दुख के सैर करने के भाव के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। मगर अस्पतालों की भी मजबूरी होती है, कहां रखें, पेशेंट के लिए ही बेड नहीं होता है। आज इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर
हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कोई भी पेशेंट आएगा, एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है, तो एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहां आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। ये आयोजन से आज इस कैंसर इंस्टीट्यूट को परिपूर्ण करने का काम संचालकों ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं जब आया हूं तब एक बात जरूर करना चाहता हूं कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। आबाजी का, जिन्होंने देखा होगा आबाजी को, हूबहू चित्र किसी कलाकार ने पेंसिल से बनाकर बहुत सुंदर यहां पर लगाया है। सबसे पहले तो मैं कलाकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में आबाजी के साथ 3 दिन प्रवास किया है। 45 साल तक परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। और मैंने आबाजी के साथ 3 दिन रहा हूं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, मगर चेहरे पर, व्यवहार में और व्यक्तित्व में कहीं अहंकार की बूंद भी न मिले, इस प्रकार का सालस व्यक्तित्व आबाजी थत्ते का था। और आबाजी के नाम से उनके सेवा संस्थान द्वारा ये कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो निश्चित रूप से आबाजी और कई सारे समर्पित लोगों का आशीर्वाद इस इंस्टीट्यूशन को जरूर मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से ओरल कैंसर मिलने वाला एक देश है। सर्वाइकल कैंसर की वजह से भारत में हर 8 मिनट में एक मौत होती है। कुछ साल पहले कैंसर एक अलभ्य इलाज माना जाता था, मगर ये 15 साल के अंदर देश भर में कई अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट बने और इसके माध्यम से कैंसर के इलाज को सुलभ कराने का काम किया गया। और ये इंस्टीट्यूट का स्थान जो तय किया है, मुझे बहुत बहुत बधाई देने का मन होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र चारों के सबसे गरीब क्षेत्र के बीच में ये सेवा का प्रकल्प यहां पर प्रस्तापित हुआ है। आज मैं टूर कर भी अंदर आया, जो भी पेशेंट मैंने देखे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के दिखाई पड़े। इसका मतलब है अपने घर के नजदीक, अपने केवल एक आध दिन का ट्रैवलिंग कर इतनी कठिन बीमारी का लंबा इलाज यहां पर करा सकते हैं। बार बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने के लिए जब आना पड़ता है, तब ये ऐसे क्षेत्र में ये कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है कि जिसको मैक्सिमम फायदा, सबसे ज्यादा फायदा इस समाज के गरीब वर्ग को होगा।
28 फरवरी 2015 से इसका निर्माण का शिलान्यास हुआ। 23 में पूज्य मोहन जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और आज ये स्वस्ति निवास बनाकर इसको परिपूर्ण करने का काम हो रहा है। मैं इसलिए सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, विगत 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश के स्वास्थ्य परिदृश्य को बहुत बदला है। 10 साल पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए और व्यक्ति गरीब है तो वो कोई इलाज कराना नहीं चाहता था। इसके मन में चिंता थी, शायद मैं बीमारी से बचूं न बचूं, अगर बच भी गया तो ऋण का बोझ इतना हो जाएगा कि मेरी आने वाली एक पीढ़ी ये ऋण को नहीं भर पाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का सभी इलाज मुफ्त कर दिया है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की तरह जहां डबल इंजन सरकारें हैं उन लोगों ने भी अपनी राशि जोड़ी है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विशेष सहायता को जोड़िए तो लगभग 25 लाख तक किसी को, गरीब को 4 आना भी खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। और इसके कारण देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बीमारी के समय में लड़ने का एक हौसला आया है। बीमारी के बाहर निकलकर फिर से अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, ऐसी आशा का जन्म हुआ है। और मोदी जी ने न केवल 5 लाख रुपए का इलाज भी किया, सस्ती दवाइयों की दुकानों की श्रृंखला कर दी और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो तकलीफ था वो डॉक्टरों को था। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 11 साल में 2014 में देश भर में 7 एम्स थे, अब 23 एम्स अप्रूव हो चुके। आजादी से 2014 तक 7 बने थे, अब 23 अप्रूव हो चुके हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट के पास ही एक बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल बनने वाला है, वो सभी दर्द का इलाज करेगा। मेडिकल कॉलेज 2014 तक देश भर में 387 थे, आज 780 बन चुके हैं। एमबीबीएस की सीट की संख्या देश भर में 2014 तक 51,000 थी, आज 1,18,000 एमबीबीएस डॉक्टर हर साल पास होकर बाहर निकल रहे हैं। और पीजी सीट की संख्या 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 74,000 तक करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग जब घूमते हैं तब कुछ भी बोलते हैं, इनका ये संस्कार है। और मैं जब बात करता हूं तो उनको बहुत बुरा लगता है, मगर आज मैं उनको फिर से एक बात बताना आया हूं। 2013-14 में सरदार मनमोहन सिंह की अंतिम कांग्रेस सरकार का बजट, स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था और 2025-26 में मोदी जी ने 1,35,000 करोड़ का सिर्फ स्वास्थ्य का बजट इस पार्लियामेंट में पारित किया। 37,000 से 1,35,000 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च स्वास्थ्य में बढ़ाया और पीएचसी, सीएसटी, टेलीमेडिसिन, स्पेशलाइज्ड अस्पतालें, इसके अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री, 70 से बड़ी आयु वाले हर व्यक्ति का इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम 5 लाख तक का इलाज फ्री और सस्ती दवाइयों पर हर साल 10,000 करोड़ का खर्चा। ये सब मिल मिलाकर आज देश के स्वास्थ्य के परिदृश्य के अंदर मोदी जी ने बड़ा परिवर्तन किया है। और बीमारी ही ना आए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन से शुरुआत की,
फिट इंडिया की शुरुआत की, खेलो इंडिया की शुरुआत की, हर घर में शौचालय बनाया, हर घर में पीने का पानी का नल पहुंचाया और हर घर में चूल्हे को निकालकर साफ ईंधन का गैस का बोतल भी लगाया। बीमार होने वालों की संख्या को कम किया और बीमार को रिपेयर करने वाले बजट में बढ़ोतरी कर इस देश के पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को, स्वास्थ्य के फील्ड में बहुत अच्छा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सभी जगह इसका एक अच्छा इकोसिस्टम भी बना है। फिर भी मैं मानता हूं सरकार अकेला समाज को स्वस्थ नहीं रख सकती। इस प्रकार के इंस्टीट्यूट जो समाज के बल पर चलते हैं, समाज सेवा के आधार पर चलते हैं, वो हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी। और यहां पर आबा जी के नाम से चलने वाली संस्थान द्वारा संचालित ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आने वाले दिनों में पूरे देश में सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में नाम निकालेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज देवेंद्र जी ने भी कहा है, मैंने उनको सुझाव किया था कि यहाँ रिसर्च का भी काम होना चाहिए, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मैं देवेंद्र जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिसर्च फैसिलिटी के लिए इस इंस्टीट्यूट को जो भी मदद की जरूरत होगी मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। फिर से एक बार सभी को, विशेष रूप से इसके साथ जो डॉक्टर मनोयोग के साथ लगे हैं वो, और शैलेश और बाकी सारे लोग जो संचालन में लगे हैं, इस सभी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय। बढ़ती अगली खबर की ओर। मुंबई में बारिश ने रोकी लोकल की रफ्तार, पूरा शहर हुआ पानी पर। महाराष्ट्र में मानसून 10 दिन पहले आ गया। सोमवार सुबह से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में आसमान में काले बादल छाने के कारण सुबह भी अंधेरा छाया हुआ है। मुंबई में समय सुबह वाहनों की हेडलाइटें चालू होने की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। इसके अनुसार पिछले 1 घंटे से मुंबई में बारिश की तीव्रता बढ़ गई। अगले 3-4 घंटों में मुंबई और रायगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। मुंबई IMD के अनुसार हवा की गति 50-60 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। बाहर जाते समय सावधानी बरतें। मुंबई में भारी बारिश के कारण KEM अस्पताल में भयंकर जल भराव हो गया है। पानी ग्राउंड फ्लोर तक घुस गया। प्रभावित क्षेत्र में बाल चिकित्सा, गहन चिकित्सा इकाई भी शामिल है, जिससे मरीजों और अस्पताल में के कर्मचारियों को बड़ी असुविधा और चिंता का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ते अगली खबर क्यों। फिर देखिए माही की मास्टर क्लास, शुभमन गिल के लिए ऐसा बुना चाल। बीते रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में एक बार फिर सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वो रूप देखने मिला जिसके लिए वह जाने जाते हैं। उन्होंने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को फंसाने के लिए गजब का जाल बुना। आईपीएल के 18वें सीजन के अपने आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कमाल का खेल दिखाया है। हालांकि ये सीजन चेन्नई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन लगे स्टेज का आखिरी मुकाबला टीम ने यादगार बना लिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके ने इस सीजन का अंत जीत के साथ किया है। इस मैच में धोनी की कप्तानी देखकर एक बार फिर फैंस का दिल उनके लिए धड़क उठा। चेन्नई ने आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। गुजरात की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने आए। धोनी ने गिल को मैदान के बीच में आउट करने का मास्टर प्लान तैयार किया, जो काम भी आया। सोशल मीडिया पर धोनी के इस मास्टर प्लान की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इसे मास्टर क्लास कप्तानी बता रहे हैं। बढ़ते अगली खबर क्यों। लाइव मैच में सिराज ने साथ ही खिलाड़ी को लगाई फटकार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीते रविवार को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बावजूद थ्रो मारकर स्टंप गिरा दिया, जिससे उर्विल को एक और रन लेने का मौका मिल गया। स्टंप से टकराने के बाद गेंद मिड विकेट की तरफ जाने लगी, जहां कोई फील्डर नहीं था, लेकिन साई किशोर स्क्वायर लोग से तेजी से दौड़ते हुए गेंद को पकड़ने के लिए आए, पर वह पकड़ नहीं बना पाए क्योंकि गेंद उनके घुटने से टकराकर आगे निकल गए। ये देखने के बाद सिराज काफी भड़क गए। हालांकि उन्हें शांत करने के लिए कप्तान गिल उनके पास आया। बढ़ते अगली खबर क्यों। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया क्यों मिनी इंडिया है गुयाना। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि गुयाना की इस अहम मीटिंग में दोनों पक्ष के अधिकारियों ने बातचीत की है और ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से समर्थन भी दिया। गुयाना और भारत के बीच में एक बहुत लंबा और बड़ा रिश्ता है। गुयाना की लगभग 40% जनसंख्या भारत की संस्कृति से जुड़े हुए लोगों की है। तेजस्वी ने कहा है कि इतने खास तरीके से गुयाना के लोगों ने यहाँ के कल्चर को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत और गुयाना एक अहम रणनीतिक संबंध को भी साझा करते हैं। सभी कैरेबियन देशों को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैरेबियन कमेटी ऑफ नेशंस है। इसके संस्थापक के रूप में गुयाना का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गुयाना एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर काम करता है। वहां पर भी भारत के पक्ष के गुयाना अपनी बात रखना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी गुयाना ने सभी जगहों पर भारत का समर्थन किया है। आज हम गयाना के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण मीटिंग्स में गयाना के इन दोनों देश के प्रमुख अधिकारी भारत के पक्ष में बात किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरे तरह से समर्थन दिए हैं। गयाना और भारत के बीच में एक बहुत लंबी और एक बहुत बड़ा रिश्ता है। गयाना के लगभग 40% पॉपुलेशन भारतीय कल्चर से जुड़े हैं, वो इंडियन ओरिजिन से हैं। लगभग 1840 के आसपास करीब 2 लाख से अधिक लोग विशेष रूप में भारत के तत्कालीन उत्तर प्रदेश और आज के बिहार से यहाँ खेती करने के लिए ब्रिटिश के ज़माने में इंडेंचर लेकर यहाँ काम करने के लिए आए थे। तो आज भी भारत के और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश के जो मूल संस्कृति है, यहाँ के निवासी आज तक उसको बचा के रखे हैं। दिवाली हो, रामायण की कथाएं हो, होली हो या अपने बॉलीवुड के मूवीज हो, ऐसा लगता है कि आप एक छोटी भारत में आए हैं। इस प्रकार के कल्चरल वाइब्रेंसी, कल्चरल कनेक्टिविटी यहाँ के लोग गयाना में कंटिन्यू करके बचा के रखे हैं और इसी कारण से गयाना और भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं और सब कैरिबियन देशों को मिलाकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कैरिकॉम है, कैरिबियन कमिटी ऑफ नेशंस। तो इसका फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी गयाना का एक बहुत बड़ा रोल है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गयाना एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करते हैं और वहाँ भी भारत के पक्ष में गयाना हमेशा बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस दौरान गयाना हैज सपोर्टेड इंडिया इन एवरी वे। जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए थे उसी दिन गयाना के राष्ट्रपति, गयाना के उपराष्ट्रपति सब अनइक्विवोकली वो टेररिस्ट अटैक को कंडम किए थे और भारत के जो काउंटर अटैक था उसके समर्थन में भी भारत के पक्ष में खड़े हुए थे। आज पूरे देश की ओर से और विशेष रूप में भारत सरकार की ओर से हम गयाना के उपराष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित किए हैं और आज गयाना के 59th इंडिपेंडेंस डे भी है। आज हम उस कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं और आप सब की ओर से हम गयाना के सब नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस की बढ़ते अगली खबर की ओर। अब ओआईसी FATF में बहरीन देगा भारत को समर्थन, निशिकांत दुबे। बहरीन में ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्यों में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि बहरीन भारत का पुराना सहयोगी है। यह देश इस्लामिक सहयोग संगठन और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारत का समर्थन जरूर करेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि बहरीन 2 जगहों पर हमारा समर्थन जरूर करेगा। उन्होंने कहा कि ओआईसी है जहां बहरीन पाकिस्तान और तुर्की के साथ नहीं है और FATF में वे भारत का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा है कि हमारी बहरीन से ये 2 उम्मीदें हैं और हमें इसको लेकर पूरा भरोसा भी है कि बहरीन हमारा समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि 28 बार वर्ल्ड बैंक के पास जाकर लोन के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और फिर उसने पैसे लेकर अपनी आर्मी को दिया। आर्मी पूरी तरह से भ्रष्ट है। बहरीन और भारत मिलकर आतंकवाद को जवाब देंगे। और 2 बातें जो और इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि उनको कन्वे हुआ कि एक तो माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भारत में है ही नहीं। भारत कंप्लीट सेकुलर राष्ट्र है, पूरा 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। यदि माइनॉरिटी का कहीं बुरा हाल है तो पाकिस्तान में है। आज़ादी के समय 14% था, आज वो 1-2% पर है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर दूसरा है कि भारत की पॉलिसी शांति की रही है। भारत प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है। आज़ादी के समय हम लोगों को बराबर का पैसा मिला, उसके बावजूद भी हम आज दुनिया की 4थी इकोनॉमी हो गए। 28 बार वर्ल्ड बैंक के पास जाके IMF के पास गिड़गड़ा के लोन लेना पड़ रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने सारा पैसा जो है आर्मी को दे रहा है। आर्मी में वहाँ करप्शन है और इस कारण से पूरी दुनिया उससे परेशान दिखी और उसमें बहरीन हमको 2 जगह जरूर सपोर्ट करेगा। एक OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, उसमें भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, टर्की के साथ नहीं है। और दूसरा जब बहरीन 2018 में अध्यक्ष था तो FATF में जो है उसने ग्रे लिस्ट में डाला। तो ये 2 अपेक्षा हमारी है और बहरीन हमको लगता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। बहरीन में ओवैसी ने रखा भारत का पक्ष। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में भारत का पक्ष रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने बहरीन सरकार के सामने भारत का पक्ष रखा है। हमने उनको बताया कि कितने वर्षों से पाकिस्तान की तरफ से सहायता प्राप्त और ट्रेन आतंकी भारत में हमले कर रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी। हमने उन्हें सारा डेटा दिया। उन्होंने कहा कि चाहे वह मुंबई धमाका हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला हो, पुलवामा हो, पठानकोट हमला या फिर रिहायशी का हमला हो, हमने दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आप TRF पर प्रतिबंध लगाइए, भारत में कुछ गलत कर सकता है। हमने 15 अप्रैल को असीम मुनीर के भाषण के बारे में भी बात की है। ओवैसी ने कहा कि मुनीर ने कश्मीर के बारे में जो बात कही उसके बारे में बताया। पाकिस्तान की संलिप्तता इस बात से भी साबित होती है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद TRF संगठन ने 2 बार इसे स्वीकार किया। तो सुबह में हम बहरीन के डिप्टी PM है शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव्स का हमारी मीटिंग हुई।
बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें तमाम ग्रुप ने जो जय पांडा उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो टीआरएफ जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1262 जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी के हमने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि टीआरएफ पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है। तो टीआरएफ के बारे में अभी से हमने बोला, दिसंबर 2023 से सरकार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन को बता दिया। तो ये है। और तीसरी बात यह है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया। और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। फोटो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले उन 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं, हमारा कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा, और उन्होंने भी सुना है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं, और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है। तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से टॉप लीडर से मुलाकात हुई, 2 दिन के बहरीन की। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच